हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, दैट इज योर अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में। अब हम बहुत सारी चीजें अश्योरेंस एंगेजमेंट, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। सर ये क्या बोल रहा है, हमारे पास जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे ऑडिट करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए स्टैंडर्ड्स है। हम क्या है सर, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुश हो जाइए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। अब हम जो भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो हम जो भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं हमें उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं अगर ऑडिट के अलावा कुछ भी कर रहा हूं तो मैं कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकता हूं, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि मुझे कैसे वो चीज करनी है। हर चीज के लिए आपके पास एक बायलॉज है, एक लॉज एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करते हुए आपको वो सर्विसेज परफॉर्म करनी है। जैसे ऑडिट भी एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को, कि मैं उनको ऑडिट कर रहा हूं, वैसे आपकी अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है और हर अलग अलग टाइप की सर्विसेज के लिए आपको स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको अपनी सर्विस परफॉर्म करनी पड़ती है। अब वैसे हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास ये भी तो एक पर्टिकुलर चीज है ना कि आप सपोज एक फर्म है। फर्म मतलब क्या होता है सर, कोई प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, कोई एलएलपी हो सकता है, जिसमें बहुत सारे सीएस मिलके उसके अंदर वो सीएस को हायर करते हैं, आर्टिकल्स को हायर करते हैं। तो ये जो फर्म लेवल पे हमें बेसिकली जो भी हमारे पास सर्विसेज आती है करने के लिए, हमें ऑडिट करना पड़ता है, टैक्स करना पड़ता है, जीएसटी करना पड़ता है, ये जितनी भी सर्विसेज आती है हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो उन सर्विसेज में हमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। क्वालिटी मेंटेन करने से मेरा क्या मतलब है, सिंस वी आर द मेंबर ऑफ आईसीएआई, तो हमें जो सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उठा के कुछ भी बक दे और कुछ भी बोल दे और उनको कुछ भी करने के लिए बोल दे, कोई भी फीस चार्ज कर ले, किसी को भी हमारा क्लाइंट बना ले, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ हमारा काम करना पड़ता है। उस क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, उस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल नाम से आप क्लियर कर रहे होंगे कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये हमें बताता है कि हम कैसे अपने काम में, जो भी काम हम कर रहे हैं, हम कैसे अपने काम में क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और जिस काम में हमें बताया गया कि कौन कौन से काम है, अलग अलग काम के लिए जो जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं सर? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट ये वाली एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैंने दो यूजर्स ने मिलकर, दो पार्टीज ने मिलकर जब बीच में एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई मैं हूं ऑडिटर, वो है क्लाइंट, मैं उसका ऑडिट करूंगा, तो इसको मैं बोलता हूं ऑडिट एंगेजमेंट, कि हमारा एक एंगेजमेंट हो गया है, अब मैं इसके साथ काम करूंगा या फिर इसके लिए काम करूंगा, इसके ऊपर इसको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में सारी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपका होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी कंट्रोल है, खुश हो जाइए, आपके पास सिर्फ एक क्वालिटी कंट्रोल है, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। क्या है सर ये? इसको हम प्यार से बोलते हैं एसक्यूसी 1। अब ये जो एसक्यूसी 1 है, ये सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे लगता है। मतलब आप कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर लो, लेकिन आपको एसक्यूसी 1 को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई सर। अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं ऑडिट में क्या बोलता हूं सर? मैं ऑडिट में बोलता हूं कि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। मतलब मैं यूजर्स को एक अश्योरेंस दे रहा हूं, मैं भरोसा दिला रहा हूं यूजर को कि आप टेंशन मत लो, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। तो मैं तुमको एक अश्योरेंस दे रहा हूं, तुम अगर ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर लोगे, तुम्हारे 70-80 मार्क्स आराम से ला सकते हो तुम। ठीक है, लेकिन ये रीजनेबल अश्योरेंस है, तुमको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी साथ साथ में, जैसा मैंने तुमको इंट्रो वीडियो में बताया उस अप्रोच के साथ तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था सर कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में भी आपके दो टाइप के स्टैंडर्ड्स आते हैं। एक तो ये सर्विसेज हो गई जिसमें तुम अश्योरेंस दे रहे हो, जिसमें तुम कुछ काम परफॉर्म कर रहे हो और फिर लास्ट में जाके एक अश्योरेंस दे रहे हो, एक भरोसा दे रहे हो, एक आश्वासन दे रहे हो। लेकिन ऐसी भी सर्विसेज होती है जिसमें आपको अश्योरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटिटी ने मुझे बुलाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए,
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अगर एंटिटी ने मुझे बुलाया तो क्या मुझे उसको चेक करके उस पर अश्योरेंस देनी है किसी को? नहीं, मुझे तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, एंटिटी का काम आसान करना है, इसमें मुझे किसी को अश्योरेंस नहीं देनी, कोई ओपिनियन नहीं देना। तो ऐसे आपके होते हैं नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में हमें दो टाइप के एंगेजमेंट होते हैं, एक होते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट, एक होते हैं नॉन अश्योरेंस, जहां पे हमें अश्योरेंस, जहां पे हमें ओपिनियन नहीं देना होता। तो उसमें जो आपके स्टैंडर्ड्स लगते हैं जहां पे हमें ओपिनियन नहीं देना होता, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड मतलब क्या? हमारे जो और सर्विसेज जो सीएस परफॉर्म करते हैं उसमें आपके नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी आती है, इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसको हम प्यार से बोलेंगे एसआरएस, शॉर्ट फॉर्म है जिसका एसआरएस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अश्योरेंस की। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर हमने अभी तक जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, जितने भी बैलेंस शीट बनाए, जितने भी पीएनएल बनाए, 11 12 अपने फाउंडेशन, एडवांस अकाउंट्स, जितने भी बनाए, सब कुछ बनाया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, पास्ट वाले इकोनॉमिक इवेंट्स के बेसिस पे। पास्ट में कुछ इकोनॉमिक इवेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ घटना हो गई, उसके बेसिस पे हमने आज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, राइट। अब कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो आपके फ्यूचर के बेसिस पे होते हैं। हम पूरा अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई एंटिटी के पास इतने ऑर्डर्स आएंगे, एंटिटी का इतना सेल्स होगा, एंटिटी का इतना खर्चा होगा, एंटिटी के पास इतना कैश आएगा, इतना इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो ऐसे हम फ्यूचर के बारे में अजम्पशन लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। या फिर कोई और भी चीज, मतलब एक तो होता है आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस देना कि भाई एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं और इस पे मैं अश्योरेंस दे रहा हूं। और एक होता है आपका अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस देना कि भाई आप उस चीज पे अश्योरेंस दे रहे हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के बेसिस पे जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, मतलब वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उस पे आप अश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस दे रहे हैं। और इस पे जो आपका लगता है, अगर आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस दे रहे हैं, तो उस पे जो स्टैंडर्ड्स लगता है उसको हम सिंपली बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब आप यहां पे एक चीज गौर करिएगा कि भाई ऑडिट जो है, ऑडिट में भी हम अश्योरेंस ही देते हैं, तो ऑडिट भी एक अश्योरेंस एंगेजमेंट ही हुआ, लेकिन वहां पे एसएई नहीं लगता है, वहां पे एसए लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट लगता है। मतलब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये सिर्फ उन्हीं अश्योरेंस एंगेजमेंट पे लगता है जहां पे हम अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस देते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब ये जो हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो हो गया ऑडिट, जिसमें हम क्या देते हैं सर, जिसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। एक हो गया रीजनेबल अश्योरेंस देना, जिसमें हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं और रीजनेबल कंक्लूजन देते हैं कि हमारे हिसाब से मोटा मोटा ये सारा सब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो सही बने हैं, ऐसा हम बोलते हैं ऑडिट में, जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब एक दूसरा ओपिनियन होता है, एक दूसरा लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। हाँ सर, आपने बताया था वो कंप्लीट लेवल ऑफ अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, गारंटी वाला अश्योरेंस, तो वो अश्योरेंस तो हम कभी भी नहीं देते भाई, वो अश्योरेंस हम देते ही नहीं है। कोई भी सर्विसेज आप परफॉर्म कर लो, हम वो अश्योरेंस नहीं देते। तो फिर सर दूसरा टाइप ऑफ अश्योरेंस क्या हुआ? एक सबसे ऊपर होता है आपका एब्सोल्यूट अश्योरेंस, दूसरा होता है उसके नीचे होता है आपका रीजनेबल अश्योरेंस, और तीसरा होता है आपका लिमिटेड अश्योरेंस। क्या बोला मैंने? लिमिटेड दायरे में रह के जब हम लोग अश्योरेंस देते हैं, हम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, छोटा सा बस थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए जब हम अश्योरेंस देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है सर, जैसे हम ऑडिट में क्या बोलते हैं, ऑडिट में मैंने क्या बोला कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसा मैंने ऑडिट में बोला। लेकिन जब मैं हमारा लिमिटेड अश्योरेंस देता हूं ना, जब मैं उसको लिमिटेड अश्योरेंस देता हूं, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देता हूं, कम लेवल ऑफ अश्योरेंस देना चाहता हूं, तब मैं क्या बोलता हूं? मैं ये बोलता हूं कि मैंने जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किया है, मेरे ध्यान में, मेरे अटेंशन में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जिससे मुझे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। हाँ सर, देख रहे हो, मतलब आप सोचोगे सर ये तो बात ही एक ही हो गई ना। मैं ऑडिट में बोलता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं, और मैं दूसरी तरफ बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गलत नहीं है। इसमें भाव का डिफरेंस है, इसमें जो आपकी फीलिंग है ना उसका डिफरेंस है। आपको कोई बोले कि भाई देख, ये जो चीज मैंने देखो दी है, ये सब कुछ सही है, ये पूरी सही है, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं मैं, सब कुछ सही है। और दूसरा वही बंदा आपको बोले भाई ये जो चीज मैंने तुझे दी है, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई खराबी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन मैंने जितना चेक किया ना, मुझे तो कोई खराबी नहीं मिली, अब तू देख ले अपने हिसाब से। तो ये क्या, मैंने तुम्हारे अश्योरेंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया। अब तुम पूरा भरोसा नहीं दिखाओगे उस पर, अब तुम खुद भी थोड़ा बहुत देखोगे कि हाँ भाई ऑडिटर तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि उसने चेक किया तो उसको कुछ नहीं मिला।
तो उसको मैं इसलिए मैं बोलता हूं कि इसमें हम लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, बहुत ज्यादा अश्योरेंस नहीं देते लोगों को, ठीक है। अब वो जो आपका लिमिटेड अश्योरेंस का एक एग्जांपल है हमारे पास रिव्यू। एक होता है आपका ऑडिट, जिसमें हम एकदम डिटेल्ड तरीके के प्रोसीजर्स करते हैं, डिटेल्ड एकदम रीजनेबल कंक्लूजन्स देते हैं और रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। रिव्यू क्या होता है सर? रिव्यू में भी हम चेक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही करते हैं, लेकिन रिव्यू में हम कम प्रोसीजर्स लगाते हैं, हम हल्के फुल्के प्रोसीजर्स लगा के चेक कर रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑडिट में हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में प्रोसीजर्स करके चेक करते हैं। यही दोनों डिफरेंस है आपका। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे दो स्टैंडर्ड्स है, एक है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एक है हमारा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो रिव्यू एक आपकी सर्विसेज होती है जो आप देते हैं, जिसमें आप लिमिटेड प्रोसीजर्स लगा के चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं है। उसको हम प्यार से बोलते हैं SRE, ठीक है। यस सर, आई होप आपको ये 1 2 3 4 और ये 5 स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 5 स्टैंडर्ड्स का बस आपका इंट्रोडक्शन था आपके पूरे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में। सीए फाइनल ऑडिट में हम बहुत बढ़िया तरीके से पांचों के पांचों स्टैंडर्ड्स भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सीए इंटर लेवल पे सिर्फ एसएस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर, अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली इसकी अश्योरेंस की। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है, क्योंकि आपने तो बताया कि भाई अश्योरेंस के अंदर ही हमारा ऑडिट आता है, तो मतलब ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, क्योंकि ऑडिट में भी हम अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। वो तो बहुत बढ़िया वाला अश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऑडिट इज द ओनली अश्योरेंस एंगेजमेंट, कि ऑडिट ही एकमात्र अश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो ये क्या ये सही होगा या गलत होगा? सर ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सर रिव्यू भी तो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। अगर हम कोई अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं जिसपे ऐसे ही लगता है, तो वो भी तो अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो मतलब ऑडिट तो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। अश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से एक चीज है आपका ऑडिट। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। यस सर, तो अब हम बात करते हैं सर अश्योरेंस एंगेजमेंट की। सर अश्योरेंस एंगेजमेंट होता क्या है? मैं आपको इसको ऑडिट के एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ऑडिट में क्या होता है? एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? सर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। तो एक होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर्ड बाय होता है मैनेजमेंट उसको प्रिपेयर करती है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम चेक किसके अगेंस्ट करते हैं? AFRF के अगेंस्ट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अगेंस्ट, कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या फिर नहीं बने हैं। इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। कौन करता है सर ये इवैल्यूएशन? ऑडिटर करता है, हमारा ऑडिटर इवैल्यूएशन करता है। अब ये जो इवैल्यूएशन करने के लिए ये क्या लेता है, ये क्या इकट्ठा करता है, ये क्या ऑब्टेन करता है सर? ये ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, और सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाले ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद क्या करता है सर? ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद ओपिनियन फॉर्म करता है, अपनी राय बनाता है कि भाई ये एविडेंस के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या फिर नहीं बने, ये ओपिनियन बनाता है। अब ये ओपिनियन बना के घर पे लेके जाएगा, सबको बता के जाएगा। सर सबको बता के जाएगा, छाती ठोक के बता के जाएगा, लिख के बता के जाएगा, सिर्फ बोल के नहीं लिख के बता के जाएगा। तो ये रिटर्न रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। अब ये रिटर्न रिपोर्ट किसके लिए प्रिपेयर करेगा, किसको देगा ये रिटर्न रिपोर्ट? ये इंटेंडेड यूजर्स को देगा। इंटेंडेड मतलब क्या? जो हमारे यूजर्स है हमारे रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको हम ये रिपोर्ट देते हैं, उनके लिए हम ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि भाई आप देख लो, हमने तो अपनी रिपोर्ट बना के प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ओपिनियन दे दिया, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, यही होता है आपका एक एग्जांपल था मैंने जो आपकी ऑडिट का एग्जांपल दिया, इसको हम बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब इसमें आपका सिंस ये जो चीजें हैं ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, AFRF है, इन सबका नाम बदल जाता है हमारे अश्योरेंस एंगेजमेंट में। क्योंकि हम अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलते, AFRF नहीं बोलते, मैनेजमेंट नहीं बोलते। हम अगर कोई स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ऑडिटर नहीं बोलते, AFRF नहीं बोलते, मतलब उसमें अलग हम जनरलाइज टर्म यूज करते हैं, क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट आपका एक बड़ा टर्म है और ऑडिट आपका एक छोटा टर्म है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब जिस चीज को चेक किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट में? उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को चेक करना है उसको हम बोलेंगे एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। अब वो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर जिसने बनाया है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं ना, तो हम उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट में बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कि वो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी।
अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं जिसके अगेंस्ट चेक कर रहा हूं, ये एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर को मैं जिसके अगेंस्ट चेक कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा सुइटेबल क्राइटेरिया, कि मैं एक क्राइटेरिया के बेसिस पे मेरे सब्जेक्ट मैटर को चेक कर रहा हूं जो सब्जेक्ट मैटर मेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाए हैं। अब ये चेक कौन कर रहा है सर? ये चेक ऑडिटर नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्यार से प्रैक्टिशनर। क्या बोलते हैं सर? प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस करता है प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करता है अगेंस्ट अ सुटेबल क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट मैटर हमारे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया है, जिसके बेसिस पे वो रिटर्न रिपोर्ट प्रिपेयर करता है इंटेंडेड यूजर्स के लिए। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है एश्योरेंस एंगेजमेंट समझने की। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सर ये एश्योरेंस एंगेजमेंट होता क्या है। ऐसा एंगेजमेंट जिसमें हमारा प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है, यहां पे ओपिनियन वर्ड यूज नहीं होता, यहां पे कंक्लूजन वर्ड यूज होता है। मतलब सेम ही है दोनों का। कंक्लूजन मतलब क्या? क्या हमने कंक्लूड किया। ओपिनियन मतलब क्या? तुम्हारे वो कंक्लूजन के हिसाब से तुम ओपिनियन बनाते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। अब ये कंक्लूजन मैं क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूं? ताकि मैं कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स को बढ़ा सकूं, एनहांस कर सकूं, बढ़ा सकूं कि भाई जो भी मैंने तुमको कंक्लूजन एक्सप्रेस किया वो सही कंक्लूजन है, ऐसा मैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं। इसलिए मैं कंक्लूजन एक्सप्रेस करता हूं। किस बारे में कंक्लूजन एक्सप्रेस करता हूं? अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, कि मैंने जो सब्जेक्ट मैटर मतलब यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब मैंने इवैल्यूएट किया अगेंस्ट द क्राइटेरिया, तो उसका जो आउटकम निकल के आया, इस इवैल्यूएशन का आउटकम क्या हो सकता है कि हाँ भाई मैच करता है, हाँ भाई मैच नहीं करता है। तो उस आउटकम पे तुम्हारा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उस आउटकम पे मैं कंक्लूजन एक्सप्रेस करता हूं, ठीक है। इसका ये आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। एक होता है आपका एकदम 100% गारंटी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कंप्लीट एश्योरेंस। एक होता है आपका रीजनेबल एश्योरेंस, मोटा मोटा, जिसको हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बोलते हैं। एंड एक छोटा सा होता है दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस, जिसको हम मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस बोलते हैं, जिसमें हम लिमिटेड एश्योरेंस ही देते हैं, छोटा सा एश्योरेंस देते हैं, कंफर्ट दे देते हैं बस, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट की आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले इसमें 3 पार्टी होते हैं यहां पे, जैसे हमने डिस्कस किया। एक होता है आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होता है आपका प्रैक्टिशनर, और एक जिसके लिए बनाया जा रहा है दैट इज योर इंटेंडेड यूजर। तो यही सेम चीज यहां पे बोल रहा है। सबसे पहले प्रैक्टिशनर की बात कर रहा है। प्रैक्टिशनर मतलब वो बंदा जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे ऑडिट के केस में ऑडिटर। तो प्रैक्टिशनर वो बंदा जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये ब्रॉडर टर्म है ऑडिटर से, क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट करता है, प्रैक्टिशनर तो एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट वालों को बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट इज ब्रॉडर देन योर ऑडिट, इसलिए प्रैक्टिशनर टर्म इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। ऑडिट जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड होता है, लेकिन प्रैक्टिशनर तो हिस्टोरिकल वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये प्रैक्टिशनर तो अश्योरेंस लेवल पे हम बोलते हैं, राइट। यहां पे हमने पढ़ा है सर ये वाला अश्योरेंस वाले को हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो इसमें हिस्टोरिकल भी आता है, अदर देन हिस्टोरिकल भी आता है, लेकिन ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही होता है, ठीक है। यस सर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के लिए। इंटेंडेड यूजर्स मतलब जिनके लिए हम ये एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंडेड यूजर। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या? वो इंफॉर्मेशन जिसको हमें एग्जामिन करना है, प्रैक्टिशनर जिस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा, एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या? उस बेंचमार्क, वो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट हम इवैल्यूएट करते हैं सब्जेक्ट मैटर को, एग्जांपल स्टैंडर्ड्स। तीसरी चीज हमें क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा है सर? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन सिंस ये सिर्फ ऑडिट नहीं है इसलिए हम इसको ये वाला ए काट देंगे। तो यहां पे हम सिंपली बात करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब हमें एश्योरेंस, मतलब हमें सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट में, ये तीनों के तीनों एश्योरेंस एंगेजमेंट में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट में लेना पड़ता है, सब में हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ता है। उसके बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन अराइव करते हैं और ओपिनियन फॉर्म करते हैं, एंड लास्ट में रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट दे देते हैं एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में, एप्रोप्रिएट फॉर्म में, ठीक है। यस सर। एक आपको क्वेश्चन आएगा सर, रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस, कि लिमिटेड एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पे समझिए। तो सबसे पहले हम ऑडिट करते हैं, उसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है ना, उसमें हम बहुत इलाबोरेट तरीके से, बहुत घुस के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। लेकिन हमारा जो लिमिटेड एश्योरेंस होता है उसमें हम फ्यूअर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, सिर्फ चुनिंदा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सर ये कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत
जरूरत नहीं है, वो आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बस कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू योर रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब प्रोसीजर्स करने के बाद हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, तो यहां पे हम रीजनेबल कंक्लूजन्स बनाते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से, और यहां पे हम लिमिटेड कंक्लूजन बनाते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। यहां पे मैंने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिर्फ आपके शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख दिया है, बट यहां पे ऑडिट वर्ड यूज नहीं होगा, इसलिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। तो इसमें हम लिमिटेड कंक्लूजन बनाते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से, एंड जो भी हमने कंक्लूजन बनाया है उसको हम अश्योरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहां पे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है और यहां पे मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, और एक हम एग्जांपल लिख देंगे यहां पे ऑडिट और यहां पे रिव्यू। तो ये हमारे 4 मार्क का हमारा डिफरेंस जो है ओपिनियन डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस प्रिपेयर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि KST लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट अपॉइंट्स अ CAT टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस रिपोर्ट on its financial statements prepared on the basis of historical financial information. The characteristic of such an engagement is that it involves gathering of sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusions can be drawn up by the practitioner. Identify type of engagement, which are other 2 features of such an engagement. ये बोल रहा है भाई हमें अपॉइंट किया गया है अश्योरेंस रिपोर्ट देने के लिए, किस पे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, और हमें क्या करना है? हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो भाई तुम रिव्यू कर लो। अगर तुम्हें रीजनेबल कंक्लूजन बोला होता तो हम ऑडिट करते, लेकिन लिमिटेड कंक्लूजन बोला है तो हम रिव्यू करवाएंगे। कौन सा टाइप ऑफ एंगेजमेंट है सर? ये रिव्यू एंगेजमेंट है। अदर 2 फीचर्स भी बता देंगे। तो क्योंकि यहां पे लिखा गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जो भी लिमिटेड कंक्लूजन के बेसिस पे बनाना है, और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट हमें चाहिए होगा। यहां पे कौन सा टाइप है सर? ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का टाइप है, जैसे रिव्यू। और अदर 2 फीचर्स क्या है सर? इसमें लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं हम रीजनेबल अश्योरेंस से, एंड दूसरा इसमें हम फ्यूअर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस से, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टैंडर्ड्स वाला। जो हमने 5 टाइप के अभी स्टैंडर्ड्स पढ़े थे वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। 5 टाइप के क्या थे सर? सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें हम ऑडिट करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दूसरा हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE, जिसमें हम रिव्यू करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तीसरा हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट SAE, जिसमें हम अश्योरेंस एंगेजमेंट्स इंक्लूड करते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले। अब इसमें आपके इंटर लेवल पे 2 इन्होंने अश्योरेंस एंगेजमेंट दिए अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक है आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैं बात कर रहा था ना कि सर फ्यूचर के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसकी बात अभी हम यहां पे करेंगे। और एक दूसरा टाइप ऑफ अश्योरेंस जो हमारा इंक्लूड होता है वो है हमारा अश्योरेंस ऑन कंट्रोल्स। जो हमारे कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, उन कंट्रोल्स पे अश्योरेंस देना कि ये कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इन कंट्रोल्स को अच्छे से डिजाइन किया गया है एंड ये कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं, इस पे अश्योरेंस देना। ये 2 टाइप के आपके अश्योरेंस दिए हुए CA इंटरमीडिएट लेवल पे SAE के अंदर, जो आपके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले। क्योंकि आपके जो कंट्रोल्स है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थोड़ी है, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वो तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए उस पे ये आपका SAE लगेगा, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम अजम्पशंस लगाते हैं कि अच्छा फ्यूचर में ये इवेंट हो जाएगा, ये इवेंट होगा तो एंटिटी ये वाला एक्शन लेगी। इसके बेसिस पे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये फोरकास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है, फिर दोनों के बेसिस पे हो सकता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको डिफरेंस नहीं पता लगाना फोरकास्ट प्रोजेक्शन क्या होता है, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि भाई फोरकास्ट के बेसिस पे या प्रोजेक्शन के बेसिस पे या फिर दोनों के बेसिस पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें हम फ्यूचर के बारे में अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये इवेंट होंगे तो एंटिटी ये बिहेव करेगी, ये रिएक्ट करेगी, ये एक्शन लेगी, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर हूं? क्या एक ऑडिटर भविष्यवाणी कर सकता है? क्या ये ऑडिटर, हमारा जो ऑडिटर है, क्या ऐसा बोल सकता है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें जो भी दिया है वैसा ही होगा? मैं इसमें आपको अश्योरेंस देता हूं कि जो इसमें बोला गया है वो सही बोला गया है। क्या मैं ऐसा बोल दूं एज एन ऑडिटर? सर मन तो बहुत करेगा, क्योंकि क्लाइंट तो यही बुलवाना चाह रहा है। क्लाइंट तो यही बुलवाना चाह रहा है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया प्रोस्पेक्टिव वाले, वो आप उस पर मोहर लगा दो, थप्पा लगा दो कि ऐसा ही होगा, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को भरोसा आ जाए कि ऑडिटर ने थप्पा लगा दिया। लेकिन ICAI बोलता है बेटा तुम ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर गलती से फ्यूचर में कुछ भी हो गया, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, तो सब लोग तुम पे उंगली उठाएंगे कि तुमने क्या कर दिया, तुमने बोला था कि ऐसा ही होगा, ये तो हुआ ही नहीं।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कभी भी उनकी एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे अपना अश्योरेंस नहीं देते कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन निकाली है, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन बताई है वो सही है, एकदम सही है, वैसा ही होगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं बोलते। तो फिर हम सर किस बारे में एश्योरेंस देते हैं? हम बेसिकली सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं इस बारे में कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस बनाए हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वो अजम्पशंस रीजनेबल हैं। क्या है सर? रीजनेबल। मैं आपको नॉट अनरीजनेबल क्या लिखा है वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए रीजनेबल है मतलब सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जैसे अजम्पशंस बनने चाहिए थे वैसे अजम्पशंस ही आपके मैनेजमेंट ने बनाए हैं। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं बोलने के। एक तरीका ये होगा जब मैं यूजर्स को बोलूंगा कि देखो भाई, मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस बनाए हैं वो रीजनेबल हैं, मैं रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं कि ये रीजनेबल है। एक दूसरा तरीका ये होगा कि भाई मेरे हिसाब से मैंने जितने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, मेरे हिसाब से मेरे अटेंशन में तो ऐसी कोई चीज नहीं आई कि ये अश्योरेंस अनरीजनेबल नहीं है। क्या बोला मैंने? अनरीजनेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अश्योरेंस अनरीजनेबल नहीं है। अनरीजनेबल नहीं है मतलब क्या? रीजनेबल है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है, मेरे हिसाब से मैंने जितनी चेकिंग करी है, मेरे हिसाब से तो ये अनरीजनेबल नहीं है। मतलब यहां पे भी मैं लिमिटेड कंक्लूजन दे रहा हूं, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहा हूं। यहां पे मैं डायरेक्टली पॉजिटिव अश्योरेंस नहीं दे रहा, नेगेटिवली अश्योरेंस दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो ये जो है वो अनरीजनेबल नहीं है। तो मुझे यही बताना है कि अजम्पशंस जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थे वो अनरीजनेबल नहीं है, एंड जितने भी मटेरियल अजम्पशंस है वो उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज किए हैं। ठीक है, क्या बताऊंगा सर? ये बोला गया, यहाँ पे पूरी लाइन लिखी गई है कि हम वो ऑडिटर रिपोर्ट जो प्रोवाइड करेंगे उसमें बोलेंगे कि हमारे अटेंशन में, प्रैक्टिशनर के अटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, ये सजेस्ट करने के लिए कि जो अजम्पशंस है वो डू नॉट प्रोवाइड एन अनरीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्शन। यहाँ पे हम अनरीजनेबल यहाँ पे अन कर दीजिएगा, डू नॉट प्रोवाइड एन अनरीजनेबल बेसिस फॉर प्रोजेक्शन। इसलिए इस टाइप ऑफ अश्योरेंस को भी हम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस बोलते हैं। सीरी जा गया है, सो जा भाई। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। हमने पहले डेफिनेशन बात करी, फिर हम किस पे अश्योरेंस देते वो बात किया, कैसा अश्योरेंस देते वो बात किया, एंड टाइप ऑफ अश्योरेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया ना कि एंटिटी बोलेगी कि यार आप आओ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दो, उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कि आप आ जाइए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल कर दीजिए, इकट्ठा करके बना दीजिए, तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्लाइंट और मैंने एग्री कर लिया है कि मुझे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो उसमें भी मैं एश्योरेंस नहीं देता, क्योंकि सिंस पहले ही प्रोसीजर्स एग्रीड है, मैं अपने हिसाब से प्रोसीजर्स नहीं कर रहा, दोनों ने एग्री कर लिया है, तो इसलिए उसको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बोलते हैं। और ये चारों स्टैंडर्ड्स को मिला के आपके एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस को मिला के हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और फिर इसके बाद आते हैं आपके स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो हमें गाइडेंस देते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे फर्म लेवल की बात कर रहा हूं मैं, फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए, एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जो आपकी क्वालिटी को मेंटेन करे, क्वालिटी को कंट्रोल करे। हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आपके SQC1 वाले टॉपिक में। SQC1 जो है वो सारे सर्विसेज पे अप्लाइड होता है, मतलब ये आपके सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, चारों के चारों एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई होता है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 3। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 12? ये बोल रहा है The management of Exotic Tours and Travels Limited requests its auditor Raja and Company to provide an assurance report on the financial information for first quarter of a year by skipping required detailed procedures. Can Raja and Company provide such a report? What would be the nature of such a report, and would it be necessary for them to obtain sufficient appropriate evidence in such a case? ये बोल रहा है भाई हमें एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है, लेकिन बोला गया है कि तुम्हें फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एक अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है, लेकिन तुम्हें डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करने हैं, मतलब तुम्हें कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो क्या हम ये रिपोर्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या नेचर होगा इन रिपोर्ट का? क्या इसको मैं ऑडिट बोल दूं? नहीं सर, ऑडिट में हम करते हैं डिटेल, जिसमें हम कम प्रोसीजर्स करते हैं उसका नाम क्या है सर? रिव्यू। तो ये मेरा है रिव्यू। और क्या इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर, भले कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। राजुल बोल रहा है, राजुल लिमिटेड एंगेज इन एक्सटर्नल practitioner CA Rajul to provide assurance on its prospective financial information for the upcoming year, which includes projections for a new product line. The company projected a 15% increase in revenue, estimating total sales of 75 crore, driven by the expected launch of this new product. Mention the applicable EQC, engagement and quality control standards,
and the level of assurance that will be provided in the given situation. Also explain how prospective financial information is different from historical financial information. ये बोल रहा है सर हम prospective financial information के assurance देने के लिए मैनेजमेंट ने मुझे हायर किया है, बताइए इस पे कौन सा एप्लीकेबल एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड लगेगा, मतलब कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, इसमें मैं कौन सा लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा, एंड कैसे मेरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डिफर करता है। तो इसमें सिंपल सबसे पहली चीज इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा सर, क्योंकि ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसलिए यहां पे स्टैंडर्ड्स एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट लगेगा। और इसमें कौन से लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा, इसमें मैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब मैं इसका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा उसका ब्रीफ दे देता हूं। क्या ब्रीफ दिया है, इसे यानी कि जो हम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हैं कि जो मैनेजमेंट के अजम्पशंस हैं वो अनरीजनेबल नहीं है, एंड दूसरा कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इस अजम्पशंस के बेसिस पे बनी है, एंड सारे मटेरियल अजम्पशंस मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले बता दिया दो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे, बीच में हमने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब भी कर दिया, उसके अश्योरेंस को डिस्क्राइब भी कर दिया। ठीक है, ये हम नहीं करते, अगर हम स्टूडेंट होते हमें तो ये चीज पूछी थी, ये चीज पूछी थी, और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था, ये नहीं पूछा था, फिर भी आईसीए ने ये वाला क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें पता हो एटलीस्ट आप आंसर में लिख दीजिए अगर कोई केस स्टडी बेस्ड आपको क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, यस सर। क्या बोल रहा है सर, हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव बीच में क्या डिफरेंस है। हिस्टोरिकल किसके बेसिस पे होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे वाले टर्म्स में, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो चुके पास्ट पीरियड में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बचता है बनता है बेस्ड ऑन अजम्पशंस, जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं एंड क्या पॉसिबल एक्शंस होने वाला है एंटिटी का, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे होता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे होता है। सिंपल सी चीज। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं सर। अब हम बात करते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों हैं, सर ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने ही क्यों हैं, बनाए ही क्यों गए, व्हाई आर दिस स्टैंडर्ड्स नीडेड, क्या बेनिफिट्स हैं इन स्टैंडर्ड्स को बनाने का, तो वो हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करेंगे। क्या क्यों बनाए गए सर ये स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ताकि एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट हो सके। एक आईसीआई जो है हमारा इंडिया वाला कुछ और फॉलो करे, श्रीलंका वाला कुछ और फॉलो करे, हमारा यूएसए वाला कुछ और फॉलो करे, अगर सब लोग साथ में मिलके एक बढ़िया सा स्टैंडर्ड बना ले कि भाई ये स्टैंडर्ड्स है जो हर एक कंट्री पे अप्लाई होगा बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करके, तो एक ग्लोबल बेंचमार्क बन जाएगा। हम ग्लोबल क्वालिटी के साथ अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, ग्लोबल क्वालिटी के साथ अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। इसलिए ग्लोबल बेंचमार्क बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ताकि एक ग्लोबल बेंचमार्क, वो बेंचमार्क होता है ना कि सर इसके बेसिस पे मुझे अपना काम करना है। जैसे मैं टीचिंग भी कर रहा हूं तो मैं कुछ टीचर्स को अपना बेंचमार्क मानता हूं कि मुझे इनके जैसा पढ़ाना है, इनके जैसी क्वालिटी डिलीवर करनी है, इनके जैसी सर्विस करनी है। तो वैसे बेंचमार्क सेट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे हमने स्टैंडर्ड्स बनाए। अब जैसे ही हमने बेंचमार्क सेट कर दिया वैसे ही सारे लोग जो है उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज देने पड़ेंगे, सारे लोग जो है उसके हिसाब से अपने ऑडिट करने लगेंगे, तो सबके ऑडिट में यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी आएगी, इससे होगा क्या सर कि अगर मेरे इंडिया के कोई एंटिटी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर कोई यूएस वाला बंदा उसको पढ़ना चाहे, समझना चाहे कि उसने ऑडिट कैसे किया है, इंडिया वाले ने कैसे ऑडिट किया है और कितना उसको रिलाय कर सकते हैं, तो वो अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑडिट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हुआ है, सबका यूनिफॉर्मली हुआ है, मतलब यूएसए में भी वैसा ही ऑडिट होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, एंड यूनिफॉर्मिटी से साथ साथ हमारी क्वालिटी भी बढ़ती है। किसकी क्वालिटी बढ़ती है सर, ऑडिट की क्वालिटी बढ़ती है, एंड जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी क्वालिटी बढ़ती है। एंड जैसे ही ग्लोबल बेंचमार्क हम सेट कर लेते हैं तो हमें भी पता चलता है कि भाई ग्लोबली क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल भी बढ़ती है स्टैंडर्ड सेट करने से। ये 5 आपके क्या थे सर, बेनिफिट्स थे, या फिर क्यों नेसेसरी हमारे लिए स्टैंडर्ड्स, वो चीजें थी। सबसे पहली चीज क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो ऑडिट है हमारा वो एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल बेंचमार्क के अगेंस्ट हो रहा है। दूसरा, ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी को, क्योंकि जो ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो हम एज पर स्टैंडर्ड्स करते हैं, मतलब सब लोग एक जैसा ऑडिट करते हैं। तीसरी चीज, स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करता है ऑडिट क्वालिटी को। चौथी चीज, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। एंड लास्ट में ये हमें प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल के साथ इक्विप करता है, बताता है हमें बताता है कि ये प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल हमें चाहिए होगी, और ये प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल हमें लाके देता है। सर एसएस, एसआरई, एसआरएस, एसएई और आपका एसक्यूसी, सर क्या हमें इसके साथ कंप्लाई करना ही है? क्या अगर सपोज
हमारे ऐसा एसेज में बोला गया है कि हमें ना कंफर्मेशन भेजना होता है। कंफर्मेशन मतलब जैसे सपोज हमारे डेटा देख ले 10 लाख रुपए के, तो मैंने अपने उसी डेटर को, एंटिटी में डेटा था 10 लाख का, तो मैंने उसी डेटर को पूछा कि क्या बता तेरे एंटिटी के पास 10 लाख रुपए है क्या। ठीक है, मतलब एंटिटी बेसिकली यू डू एंटिटी 10 लाख रुपीज और नॉट, ऐसा हम डेटर को पूछेंगे जाके। तो मैं उनसे कंफर्मेशन ले रहा हूं, कंफर्म करवा रहा हूं कि ऐसा है भी या फिर नहीं है। तो अब पता चला मुझे कि भाई अगर मुझे ये प्रोसीजर करना है, ये मुझे एसएस में बोला गया, लेकिन किसी भी कारण की वजह से मैं वो प्रोसीजर नहीं कर पा रहा। मेरे एंटिटी के पास उसका एड्रेस नहीं है, एंटिटी के पास उसका ईमेल आईडी जो है वो करेक्ट वाला नहीं है, एंटिटी के पास जो फोन नंबर है वो अनरीचेबल आ रहा है, तो मैं वो कंफर्मेशन नहीं ले पा रहा हूं। तो सर अब इस केस में मैं क्या करूंगा? मुझे बोला तो गया कि मुझे स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस में जहां पे मैं स्टैंडर्ड फॉलो करना चाह रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो वो चीज आपके यहां पे दी गई है कि ड्यूटीज इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड। सबसे पहली चीज यही बोलता है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो करना आपकी ड्यूटी है। यू मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स में बोला गया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको लगता है कि ये जो प्रोसीजर यहां पे दिया गया है वो इनइफेक्टिव है या फिर हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो आपको दो चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है सर? लिखनी पड़ेगी। हम जो भी चीज करते हैं ना ऑडिट में, जो भी चीज करते हैं सब चीज हमें लिखनी पड़ती है। जो भी प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं, जो भी एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, जो भी कंक्लूजन बनाते हैं, जो भी ओपिनियन बनाते हैं, वो सारी चीजें हमें अपनी रिपोर्ट में, हमें अपने पास, एक तो रिपोर्ट में लिखना हो गया, एक अपने पास एक वर्किंग पेपर बना के लिखनी पड़ती है कि क्या क्या काम हमने किया है। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है ताकि बाद में जाके कोई मुझ पे उंगली ना उठाए कि मैंने ऑडिट सही से नहीं किया है। मैं अपना ऑडिट के पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसको दिखा पाऊं कि देखो भाई मैंने तो इतने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे। ठीक है, यस सर। तो हमें डॉक्यूमेंट करना है सर, दो चीज डॉक्यूमेंट करनी है। सबसे पहली चीज कि क्यों मैं वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया, क्यों मैं स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर पाया। और अगर हम स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते ना, तो उसको प्यारा सा नाम दिया गया है डिपार्चर, कि क्यों मैं स्टैंडर्ड से डिपार्चर कर रहा हूं, क्या रीजन है मेरा ऐसा डिपार्चर करने का। एंड सर डिपार्चर कर तो लिया, क्या तुमने कोई और प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या तुमने कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जिससे तुम्हारा पर्पस अचीव हो गया? कि सर मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो नहीं ले पाया, मैं डेटा से कंफर्मेशन तो नहीं मंगवा पाया, लेकिन मैंने उनके इनवॉइसेस चेक कर लिए, मैंने पेमेंट चेक कर लिया, मैंने जीएसटी बिल्स चेक कर लिए, मैंने इतनी सारी चीजें चेक कर ली जिससे मैं कंफर्म हो गया। तो मुझे ये भी दो चीजें बतानी है, एक तो रीजन क्या था डिपार्चर का, एंड दूसरा कैसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर उस पर्पस को अचीव करता था। एंड ये जो मैंने रीजन बताया ना डिपार्चर का, इस पे मुझे अटेंशन ड्रॉ करना है मेरे यूजर्स का। जो मैं रीजन मेरे को कहां बताना है डिपार्चर का, मेरी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है और उस पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना है कि देखो 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 मैंने ना स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जबकि फॉलो करना चाहिए था, और मैंने क्यों फॉलो नहीं किया और उसके अगेंस्ट मैंने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। इस पे मुझे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, बस इतना था काम आपको करना है। अब हुआ क्या यार, ऑडिटर सोचने लगे अच्छा बस इतना ही करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा कुछ टाइम पास सा रीजन दे दूंगा और कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा और अटेंशन ड्रॉ कर दूंगा यूजर्स का। बस सिंपल सी इतनी सी चीज है ना, इतना तो करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आईसीएआई बोलता है नहीं बेटा नहीं, आपका ये करने से भी, ड्रॉ अटेंशन टू रिपोर्ट करने से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की। मतलब आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो किसी भी हद तक, लेकिन अगर पता चले अगर एक्चुअली वो इनइफेक्टिव हो जाए तभी आप ये वाला काम करना, उससे पहले मत करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की ही है। ठीक है, यस सर। ये क्या बोल रहा है सर, ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट क्या है, फॉलो करना स्टैंडर्ड्स को। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर इनइफेक्टिव है इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में, तो हमें रीजन बताना है क्यों हमने डिपार्चर किया है स्टैंडर्ड से। दूसरा, कैसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर हमारा पर्पस अचीव कर रहे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया एंड कैसे वो पर्पस अचीव कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट अटेंशन ड्रॉ करेगी और यूजर्स का अटेंशन लेके आएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में जहां पे हमने डिपार्चर्स के बारे में बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ डिस्क्लोजर देने से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खत्म नहीं हो जाओगे फॉर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स। सिर्फ डिस्क्लोजर देने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी ऐसा मत समझना, तुम्हें स्टैंडर्ड्स के साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 14? ये बोल रहा है सर, सीएपी बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड. He was not able to obtain external confirmations from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under one of the essays. Unable to obtain external confirmation from these debtors, he relied upon sales details to these parties, e-invoices, e-way bills, and also traced payments from these parties in bank accounts of the company. He was reasonably satisfied with the audit evidence obtained. Is there any other reporting duty
ड्यूटी कास्ट अपॉन हिम रिलेटिंग टू नॉट फॉलोइंग अ मैंडेटेड प्रोसीजर इन वन ऑफ द एसे। ये बोल रहा है सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहे थे लेकिन हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले पाए। जो मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले पाए कुछ डेटा से, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, कुछ सर्कमस्टेंसेस से जिसकी वजह से हम नहीं ले पाए, और ये प्रोसीजर मैंडेटरी था एसएस के अकॉर्डिंग, हमें लेना था ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो हमने क्या किया, हमने सेल्स डिटेल्स चेक किए, ई इनवॉइसेस चेक किए, ई वे बिल्स चेक किए, पेमेंट को ट्रेस किया, ये सारी चीजें कर ली, और ये सारे एविडेंसेस लेने के बाद हम रीजनेबली सेटिस्फाई हो गए थे कि हाँ भाई सब कुछ सही है। तो क्या मुझे अब कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या मुझे और कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि मैंने एसएस के एक प्रोसीजर के साथ कंप्लाई नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है? तो जी हाँ, सिंस आपने एसएस को कंप्लाई नहीं किया है तो आपको बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि जो आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए वो कितने इफेक्टिव थे, क्या पर्पस था आपका, मतलब जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स किए क्या वो आपका पर्पस फुलफिल कर रहे थे, एंड दूसरा क्या रीजन था जिसकी वजह से आपको डिपार्चर करना पड़ा। और ये जो रिपोर्ट है आपकी वो यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करेगी उस डिपार्चर पे, मतलब आप बताओगे लोगों को देखो 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 ये वाला डिपार्चर है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग की, कि ऑडिट कहां से उठ के आया है, कब पता चला कि भाई हमें ऑडिट करना चाहिए। इसका रेफरेंस जो है वो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है 4th सेंचुरी बीसी में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, यहां पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एमसीक्यू पर्पस के लिए। क्या बोल रहा है सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी बीसी से ऑडिट का मतलब चला आ रहा है, ऑडिट का रेफरेंस दिया हुआ है। ऑडिट का मतलब होता है लैटिन वर्ड में होता है ऑडिरे। ऑडिरे का मतलब होता है टू हियर। पहले ऑडिट लिख के नहीं होता था, पहले ऑडिट ऐसे पेपर पे नहीं होता था, पहले ऑडिट सुन के होता था। पहले सब लोग अपने अकाउंट्स पढ़ते थे, सामने ऑडिटर बैठता था और वो अकाउंट्स को सुनता था कि भाई ये कैसा चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए हियर, टू हियर, ऑडिटर का मतलब होता है टू हियर। और लास्ट में फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट हुआ था 1860 में, जिसके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस दोनों थे। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई ना कि सर अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ऑडिट तक, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप मना करोगे और फिर आप ये लिख के आओगे एग्जांपल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की। अलग अलग टाइप के एग्जांपल होते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट से, जिसमें अश्योरेंस एंगेजमेंट में सिर्फ एक ऑडिट उसका पार्ट है अश्योरेंस एंगेजमेंट का। हमें एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल में क्या है सर, 4 एग्जांपल है। सबसे पहला है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है। दूसरा है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तीसरा हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें हम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अजम्पशंस के बारे में, जिसके बेसिस पे हमने प्रोजेक्शंस बताए हैं वो अजम्पशंस रीजनेबल हैं या फिर नहीं है, रीजनेबिलिटी के बारे में, मतलब वो अजम्पशंस रीजनेबल हैं या फिर नहीं है, मतलब सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो अजम्पशन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड चौथी चीज, लास्ट चीज जिसमें हम रिपोर्ट देते हैं, कंट्रोल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंट्रोल्स है उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट देते हैं, अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं, जिसमें हम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपका डिजाइन सही है कंट्रोल का एंड आपका जो ऑपरेशन है वो भी सही चल रहा है कंट्रोल का। ये भी अलग से प्रोसीजर, ये भी अलग से सर्विसेज हम देते हैं कंट्रोल्स को टेस्टिंग करने की, ठीक है। यस सर, तो ये 4 आपके एग्जांपल्स है अश्योरेंस एंगेजमेंट की, और ये 4 टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपके पास लास्ट छोटे से दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है आपका क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। सर ये आपने OR क्या लिखा है, OR इज बेसिकली योर ओनली रीडिंग, जिसमें आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, जिसमें क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। ऐसा मुश्किल से आप मान लीजिए 1-2% टॉपिक्स होंगे पूरी कॉन्सेप्ट बुक में जिसमें मैं आपको ये OR वाला कैटेगरी बताऊंगा। अब क्यों है सर, क्योंकि मैंने आपकी जो कॉन्सेप्ट बुक बनाई है वो एकदम रेलेवेंट कंटेंट के हिसाब से बनाई है। मैं ऐसी कोई फालतू चीज नहीं ऐड करूंगा जिसका बाद में जाके मैं आपको कटवा दूं। सिर्फ ये जो OR वाली चीज होगी वो ये चीज होगी जो बहुत रेयरली है कि ICAI कभी भी CA इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, नहीं पूछने चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं OR लिखवा के जाऊंगा। ये आपका बेसिकली जब आपका सब कुछ हो जाए फिर आप OR कैटेगरी पे ध्यान दे सकते हैं अगर आपका टाइम बच रहा हो तो, ठीक है। वैसे भी इसको 2 दिन बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली क्वालिटी ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है कि भाई टैक्ट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, आपके पास टेम्पर सही होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, आप में क्लियर हेड होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए जो ऑडिटर के पास होनी चाहिए। इन शॉर्ट जो भी क्वालिटी एक गुड बिजनेसमैन में होती है वो सारी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास गुड बिजनेसमैन वाली सारी क्वालिटी होनी चाहिए। आपके पास शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए ताकि आप एक ग्रेट हाइट अचीव करें। आपके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बिकेंगे नहीं, अगर मैनेजमेंट ने आपको खरीद लिया, अगर आप इंटीग्रिटी वाले बंदे नहीं रहेंगे तो फिर हम आप पे भरोसा कैसे करेंगे, आपके एश्योरेंस पे कैसे भरोसा करेंगे। आपके पास एडिक्वेट इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। आपके पास बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए विद टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपको क्रिटिकली रिव्यू करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एक्सपर्ट की।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए होगा, नमिता थापड़ आप नहीं बन सकते, आपको तो एक्सपर्टीज चाहिए होगी एंड आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स थॉरोली पता होने चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाएंगे ना भाई। अगर आपको पता ही नहीं है उसको चेक कैसे करना है, उसको बनाया कैसे गया है, तो फिर आप ऑडिट कैसे करेंगे, तो आप गलतियां कैसे निकालेंगे। ठीक है, यस सर, ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बात कर रहा था। और लास्ट हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर। सर ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या होता है कि मैं गया ऑडिट करने और ऑडिटर यार मुझसे ना बहुत बढ़िया तरीके से पेश आ रहा है, मैं 2 साल से इसका ऑडिट कर रहा हूं, लेकिन तीसरे साल में मैं जैसे पहले दिन गया ना, मेरे को आ रहा है, आओ भगत कर रहा है, चाय पानी पूछ रहा है, स्नैक्स दे रहा है, इतना बढ़िया मेरा स्वागत कर रहा है ऑडिटर हमारा क्लाइंट, कि मुझे शक होने लग गया क्लाइंट पे। मुझे लग रहा है अब कुछ तो गड़बड़ है, इस साल कुछ तो इसने झोलझाल किया है, इसलिए मुझे थोड़ा रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है ताकि मैं इसका झोलझाल ना पकड़ूं। तो हमें क्या है बेसिकली ऐसा क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। क्या रखना? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग माइंड रखना। हर बार ऐसे नहीं डंब होके बैठे रहो कि भाई जो हमने पिछले साल परफॉर्म किया था वैसा ही तुम इस साल का ऑडिट करके चले जाओगे, ऐसा मत करना। तुमको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, इस साल भी तुम्हें सोचना है ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको एकदम सचेत रहना पड़ेगा उन कंडीशंस के लिए जहां पे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। पता चला हमें सामने दिख रहा है कि भाई यहां पे गड़बड़ है, ये ऑडिट एविडेंस दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम उसको इग्नोर करके बैठे हैं कि नहीं नहीं यार सब कुछ सही है, पिछले साल तो सब कुछ सही था, इस साल भी सही होगा। ऐसा नहीं करना है। कोई भी कंडीशन आपको पता चल रही है जहां पे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है ऐसी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड तीसरी चीज, जो भी ऑडिट एविडेंस मिले ऐसा नहीं उसको बस पकड़ के अपनी वर्किंग पेपर में डाल के बस हो गया आपका काम, डॉक्यूमेंटेशन तक ही आपका काम था, ऐसा नहीं है। आपको क्रिटिकली असेसमेंट करना है उस ऑडिट एविडेंस का, मतलब एकदम जड़ तक घुस के चेक करना है कि एविडेंस जो मिला है वो सही मिला है या फिर नहीं मिला है। तो 3 चीजें इसमें इंक्लूड होती है, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस जिसमें पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, एंड क्रिटिकल असेसमेंट करना अपने एविडेंस का। अब आपको इसके अंदर वापस से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपको अलर्ट कौन सी कंडीशंस के लिए रहना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप ऑडिट करने गए, आपने देखा कि ये एविडेंस मुझे मिला और ये एविडेंस मुझे मिला, ये दोनों एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये ऑडिट एविडेंस, जैसे मैंने डेटर का आपको कंफर्मेशन वाला एग्जांपल बताया कि मेरे हिसाब से एंटिटी के हिसाब से वो डेटर 10 लाख रुपए ड्यू करता है, लेकिन डेटर के हिसाब से तो उसे सिर्फ 5 लाख रुपए देने हैं। तो एंटिटी ने जो आपको एविडेंस दिया, डेटा ने जो एविडेंस दिया, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब एविडेंस के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपके एविडेंस होते हैं, जैसे इनवॉइस आपका एविडेंस हो गया, वो कंफर्मेशन आपका एविडेंस हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस के नीचे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की भी रिलायबिलिटी नहीं है, आपको आप रिलाय ही नहीं कर सकते इन डॉक्यूमेंट्स पे। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, मतलब एविडेंस भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आप डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहां पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है, पॉसिबल फ्रॉड हो सकता है, और जहां पे भी फ्रॉड होने के चांसेस है, मतलब अब मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, अब मेरा काम बढ़ जाएगा, अब मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। जो प्रोसीजर्स मुझे एसेज में नहीं बोले गए वो प्रोसीजर्स भी मुझे करने पड़ेंगे। ये 4 पॉइंट है आपके फॉर अलर्ट टू कंडीशंस। ये हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से। क्या बोल रहे हैं सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? आपको एटीट्यूड दिखाना है। कौन सा एटीट्यूड दिखाना है? कि जिसमें आप क्वेश्चनिंग माइंड रखोगे, आप अलर्ट रहोगे उन कंडीशंस के लिए जहां पे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड और एरर, या फिर आप क्रिटिकल असेसमेंट करोगे ऑडिट एविडेंस का। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आपको किसके लिए अलर्ट रहना है? सबसे पहली चीज, वो ऑडिट एविडेंस जो दूसरा ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। दूसरा होता है कोई इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे शक करने लग गए, जो इंक्वायरीज के रिस्पॉन्सेज आए उस पे शक करने लग गए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई, उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको अलर्ट रहना है। तीसरी चीज, कोई ऐसी कंडीशंस जो इंडिकेट करेगी यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो आपको बता रहे हैं कि आपको और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस के अलावा भी आपको प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। अब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों मेंटेन करना पड़ता है, क्या जरूरत है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? एक तो मैंने ये बता दिया। दूसरा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको इसलिए मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप ये 3 रिस्क को कम कर सको, ये 3 रिस्क को रिड्यूस कर सको। क्या 3 रिस्क है सर? ओवर इन,
कैसे याद रखेंगे सर? ओवर इन। क्या ओवर इन? सबसे पहला अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ध्यान नहीं देना, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ये रिस्क है आपका। आपको अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना कि ये इस बार अचानक से क्या हो गया, तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करना। दूसरा, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस को यूज करना अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के एनटीई को डिटरमाइन करने के लिए। सर ये नया टॉपिक आ गया, ये एनटीई क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है सर, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। क्या होता है सर? एन का होता है नेचर, टी का होता है टाइमिंग एंड एक्सई का होता है एक्सटेंट। मतलब आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसीजर होगा, मतलब नेचर। कब प्रोसीजर परफॉर्म करना है, मतलब टाइमिंग। और तीसरा, किस हद तक प्रोसीजर करना है, कितना सारा प्रोसीजर करना है, वो होता है आपका एक्सटेंट। तो बेसिकली हम ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई डिटरमाइन करते हैं, कैसे करना, कौन सा प्रोसीजर करना है, कब करना है और कितना हद तक करना है, ये हम प्रोसीजर का डिटरमाइन करते हैं एनटीई। तो इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस को हम यूज कर सकते हैं एनटीई डिटरमाइन करने के लिए। एंड लास्ट में जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोसीजर्स करने के बाद जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन कंक्लूजन्स को हम ओवर जनरलाइज कर देंगे। ओवर जनरलाइज का मतलब क्या? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था ना, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको चेक तो करना है कि इस साल एक्चुअली में ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ओवर इन, ये रिस्क को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा उन कंडीशंस के लिए जहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एंड ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यार हर चीज में शक करने लग जाओ। अब ऐसा नहीं यार, मैनेजमेंट पिछले साल आपको पता चला 2-3 साल से आप ऑडिट करते आ रहे हैं, आपको पता है यार मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाली है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ख्याल रखती है, मैनेजमेंट सब कुछ सही रखती है, तो आप उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड मत कर देना, इग्नोर मत कर देना, लेकिन आपको फिर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब होता है ना, जिस ऑडिट में सपोज हम ऑडिट करने गए क्लाइंट का, 2-3 साल से हम ऑडिट करते आ रहे हैं, हमको सब कुछ सही मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो हम सोचे इस साल भी सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा मत करना। थोड़ा बहुत प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना, ठीक है? यस सर, ये था हमारा पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक, और ये था हमारा। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 16 हमें ये बोल रहा है, कहां गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा बाकी है। ओके, क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है, कीर्ति अ सीए स्टूडेंट हैज जॉइंड आर्टिकल्स इन रेप्यूटेड ऑडिट फर्म। ये भी देख लेते हैं, ये वाला बाकी नहीं है ना, ये वाला कौन सा था, ये वाला हो गया, ठीक है। Reputed audit firm, she consider audit engagement to be an assurance engagement. Her understanding is that audit engagement is the only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form. However, her friend Somaya does not agree with it. She is of the view that assurance engagement are not restricted to audit alone. Besides, Somaya also thinks that assurance engagements can also relate to matters other than historical financial information, whose view appears to be correct. State with reasons. ये बोल रहा है, देखो भाई, कीर्ति है, वो बोल रही है कि सिर्फ ऑडिट ही है जो एक अकेला अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है जिसमें हम रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं अप्रोप्रिएट फॉर्म में। एंड दूसरा, सोमाया बोल रही है नहीं, ऐसा नहीं है, ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। एंड दूसरा, अश्योरेंस एंगेजमेंट तो हिस्टोरिकल, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी कवर करता है। कौन सा व्यू सही है? ऑब्वियसली सोमाया का व्यू सही है, क्योंकि ऑडिट सिर्फ और सिर्फ ऑडिट हमारे अश्योरेंस में नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आती है। तो हम रीजन के साथ समझा देंगे। सबसे बड़ा रीजन क्या बताएंगे सर? ऑडिट जो है वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन अश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट अलोन। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के अश्योरेंस एंगेजमेंट आते हैं, जैसे रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस प्रोवाइड करना हो गया, आपके इंटरनल कंट्रोल पे अश्योरेंस प्रोवाइड करना। जो 3 अश्योरेंस हमने पढ़े हैं अलग वाले, वो 3 अश्योरेंस हम बता देंगे। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। अब ये जो डिफरेंस है ना बेसिकली सब में, वो डिग्री का है। जो हमारा ऑडिट है वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, और हमारा जो रिव्यू है वो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू ऑडिट। बस सिंपल सी ये चीज हम बता देंगे। अब जो हमारे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हुई, तो हम ये भी बता देंगे भाई, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं। जैसे एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, और एक होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल्स पे। फिर हमने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट डिस्क्राइब कर दिया कि भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जहां पे हम एविडेंस लेते हैं मैनेजमेंट के अजम्पशंस पे कि वो अनरीजनेबल नहीं है, एंड सारे मटीरियल अजम्पशंस उन्होंने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए हैं। अब यहाँ पे एक बात बताइए, हम ये वाला फिर से नहीं लिख के आते, लेकिन फिर से आईसीआई ने ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो लिख दिया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो हमें भी लिख के आना पड़ेगा। याद रखना कि जब भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफाइन करो तब ये वाला पैराग्राफ भी तुम लिख दो, ठीक है? तो यहां पे हमने बेसिकली चारों जो हमने अदर देन ऑडिट वाले 3 जो हमारे एश्योरेंस है वो डिफाइन किए, उसके बारे में जो डिफरेंस है वो बताया। एंड लास्ट में हमने बता दिया कि कीर्ति ने जो बोला है कि ऑडिट एंगेजमेंट इज ओनली काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो गलत है।
जो कीर्ति ने व्यू दिया है वो गलत है, हाउएवर जो सोमाया ने व्यू दिया है वो सही है, सोमाया एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। ये बोल रहा है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उस मैनेजमेंट ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। सर ये रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है? हम मैनेजमेंट से कुछ चीजें लिखवा के ले लेते हैं, मैनेजमेंट से बोलते हैं कि मैनेजमेंट आप हमें ये चीजें लिख के दे दीजिए कि भाई आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाए हैं, आपने हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे कुछ कुछ चीजें हम लिखवा के लेते हैं, हम ऐसे FIIT में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। जो मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात की ना वो यही थी कि हम मैनेजमेंट से कुछ कुछ चीजें लिखवा के ले लेते हैं कि भाई आपने ये सब कुछ सही किया, आप लिख के दे दीजिए। ठीक है, ये हम अपने कंफर्ट के लिए लेते हैं, अपने भरोसे के लिए लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया रिगार्डिंग इनकम टैक्स मैटर्स के लिए जो अपील में थे कंपनी के। हमने ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में बता दें। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टैक्स मैटर्स अंडर अपील बाय द कंपनी, द ऑडिटर हैव नॉट कैरिड आउट एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स टू जस्टिफाई मैनेजमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेड टैक्स मैटर्स अंडर अपील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज लैकिंग ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर इन सच अ सिचुएशन। ये बोल रहा है भाई मैनेजमेंट ने हमें रिप्रेजेंटेशन लेटर थमा दिया और मैं उसको पकड़ के घर की तरफ निकल गया, मैंने कुछ चेक ही नहीं किया। मैंने बोला भाई मैनेजमेंट ने मुझे लिख के दिया, मतलब सब कुछ सही है ना, मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, मैनेजमेंट में भरोसा दिखा सकता हूं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होता कि भाई मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दिया तो हम सही मान लेते, तो फिर हमें ऑडिट करने की क्या जरूरत पड़ती? हम तो मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लिखवा के दे देते कि हाँ भाई जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए। फिर हम लोगों को बोलते हेलो गांव वालों, ये मैनेजमेंट ने देखो मुझे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं, तो फिर मैं चेक नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता ना, चेक तो करना पड़ेगा ना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद भी आपको चेक तो करना पड़ेगा। मतलब आप यहां पे क्या मेंटेन नहीं कर रहे, क्या लैक है आपके पार्ट में? लैक है आपके पार्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। आप यहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन नहीं कर रहे, आप मैनेजमेंट पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। आंख चुरा के ले जाएगी आपकी मैनेजमेंट, इतनी शातिर होती है। ठीक है, तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, मैनेजमेंट पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब सर जो पार्ट 2 का आपका जो क्वेश्चन बैंक आपको मिली है उसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए होमवर्क में है। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। हर चैप्टर के लिए पार्ट 2 आपका होमवर्क ही रहेगा, पार्ट 1 ही हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 आपके सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एक बार बस ऊपर से देख लीजिएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसमें क्या आंसर लिखा गया है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आपको नंबर मेरा दिया गया है, स्पेशल फॉर्मेट के साथ मैंने आपको नंबर दिया है मेरा कि आपको उसी फॉर्मेट में डाउट पूछेंगे तो आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, यस था। तो एक बार बढ़िया तरीके से जल्दी से फटाफट तरीके से क्विक रिकैप टाइप में आपका ये ऐसे 200 एंड बेसिक्स ऑफ ऑडिट जो है वो आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ ऑडिट की बात करेंगे कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है, भले वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। वो जब एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करते हैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क जो हमने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अडॉप्ट किया है, जो एज पर हमारा नेचर ऑफ एंटिटी एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल है या फिर एज रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो लिखा गया हमारा ऐसे 200 में, दैट इज OO, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेज। इसमें क्या बोला गया? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सबसे पहले हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं। एंड दूसरा हमें वो रीजनेबल अश्योरेंस रिपोर्ट में बताना है एज पर एसेज। और तीसरी चीज हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है यूजर्स का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस हमने फाइनेंशियल टर्म्स में करी है, जो किस बारे में है? इकोनॉमिक इवेंट्स जो पास्ट टाइम में अकर हो चुके उस बारे में। स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करते हैं, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहले सारी चीजें इंक्लूड होती है जो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। किस बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर? सबसे पहले क्यों चाहिए प्रॉपर डिस्क्लोजर? क्योंकि स्टैट्यूटरी लीगल एनवायरनमेंट है। कैसे करते हैं? क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन इवेंट्स और तीसरी चीज मैनेजमेंट का जजमेंट। मैनेजमेंट के जजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? दो चीजें इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टीमेट। यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी की बात हो रही है कि अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है चेक करना कि जिन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है एंड जो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है वो सही है या फिर नहीं है। एंड लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि किसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, दैट इज योर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है?
जो भी मेरे कॉम्पिटेंस की चीजें के बाहर है, जो भी मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है, वो चीजें स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड नहीं होती है। जैसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना, ये मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड नहीं होता है। एंड तीसरी चीज, ये ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? मतलब कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेटर वाला कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में कर सकता है। और ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। कहीं पे हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की कराई जाती है, ऑडिट नहीं कराया जाता। अब इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस है? ऑडिटर के पास कोई भी स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं होती, दया दरवाजा तोड़ो, एग्जामिनेशन और ओथ करो, मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, वो पावर हमारे पास नहीं होती, ऑडिटर के पास नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऑडिट एविडेंस का स्पेशल पर्पज से। जैसे हमें पता चला यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है, तो हम स्पेशल पर्पज से क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हमारा पर्पज ऑडिट में सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करूं, ये जनरल एंड ब्रॉड होता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है वो स्पेसिफिक एंड नैरो होता है। ब्रॉड एंड जनरल एंड स्पेसिफिक एंड नैरो। नेक्स्ट, इनहेरेंट और परमानेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की बात करता हूं। ऑडिटर जो है कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि लिमिटेशंस होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नॉट अ जस्टिफिकेशन है फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, भाई जो प्रिपरेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें मैनेजमेंट के जजमेंट्स होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी होती है। दूसरा, हम जो ऑडिट करते हैं वो उस प्रमाइस पे करते हैं, उस रिक्वायरमेंट पे करते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए एंड इंटरनल कंट्रोल सूटेबल बनाए। अब वो इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके खुद के भी इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। दूसरा होता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की वो कम होती जाती है टाइम के साथ, एंड हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है हमारी रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में एंड कॉस्ट जो हमें लगने वाली है उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर इवेंट्स की बात करता हूं, तो एडवर्स इवेंट्स जो हमारी एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न को सीरियसली इफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। हम कभी भी गारंटी नहीं देते फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ एंटिटी के बारे में एंड मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की बात करूं तो दो लिमिटेशन है मेरे पास, एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, लीगल लिमिटेशन है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? मैं सैंपलिंग करता हूं, मैं सारे ट्रांजैक्शन को टेस्ट नहीं करता। लीगल लिमिटेशन क्या है? मैं मैनेजमेंट अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूं। मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करेगी? क्योंकि मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है और अनस्क्रपलस है, मतलब करप्ट है, और मैनेजमेंट मुझे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि मैं तो उसको जेन्युइन मान लूंगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्टीज वाला बंदा नहीं हूं ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। मुझे पता नहीं चलता कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, एंटिटी, और ये जो मुझे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रोवाइड करेगी? क्योंकि उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है जो पेपर ट्रांजैक्शंस है, जो एक्चुअली में हुए ही नहीं है। लास्ट चीज, मेरा ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसमें मैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता हूं। तो भी हम ऑडिट क्यों करते हैं सर? वाई ऑडिटेड नीज है? क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल में क्या डेफिशिएंसीज है वो पॉइंट आउट कर देता है, फ्रॉड और एरर के बारे में बता देता है, कैसे बता देता है, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर हमें 4 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। एम्प्लॉइज पे मोरल चेक बना रहता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर लेता है, गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और लेंडर्स और बैंकर्स को देना है पैसा कि नहीं देना है उसमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किसी को मिसलीड ना कर रहे हो, धोखा ना दे रहे हो, ये इंश्योर करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले एंट्रीज जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। आपके जो अकाउंट्स है वो एज पर एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं और कोई भी एंट्रीज आपने ओमिट नहीं करी है। फिर 3 पॉइंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर है एंड अनएम्बिगुअस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर देते हैं आपके रिजल्ट्स का और एसेट्स और लायबिलिटीज का। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है आपके ऑडिट का अलग अलग डिसिप्लिन के साथ भी रिलेशनशिप होता है। सारे डिसिप्लिन के नॉलेज हमें थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ऑडिटर को। ऑडिट मैंडेटरी सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए है, बाकी अलग के लिए सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी हो करवाओ, नहीं हो तो मत कराओ, लॉज एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी के लिए तो आपका ऑडिट मैंडेटरी है। कौन ऑडिटर को अपॉइंट करता है सर? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG अपॉइंट करता है। फर्म के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करता है। जो भी अपॉइंट करता है उसको हम रिपोर्ट दे देते हैं, रिपोर्ट हम उसको ही देते हैं जो हमारा अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की। ये वो एंगेजमेंट है जिसमें एक प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है अपना कंक्लूजन, ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा सके इंटेंडेड यूजर्स का। किस बारे में सर? इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया के आउटकम के बारे में। जैसे हमारे एग्जांपल है यहाँ पे ऑडिट 3 टाइप ऑफ एश्योरेंस होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कंप्लीट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक होता है हमारा लिमिटेड एश्योरेंस दैट इज योर मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट की मैं बात करता हूं, इसमें 3
पार्टी होती है, एक होता है प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक इंटेंडेड यूजर। प्रैक्टिशनर मतलब जो अश्योरेंस देता है, ये ब्रॉडर है, ऑडिट सिर्फ हमारा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है, लेकिन प्रैक्टिशनर दोनों के बेसिस पे हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो प्रिपेयर करती है सब्जेक्ट मैटर को, इंटेंडेड यूजर जिसके लिए रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, जिसको हम एग्जामिन करते हैं। सुटेबल क्राइटेरिया मतलब क्या, जिसके अगेंस्ट हम एग्जामिन करते हैं, जिस बेंचमार्क को यूज करके हम एग्जामिन करते हैं। एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और ओपिनियन फॉर्म करते हैं। लास्ट में हम अश्योरेंस रिपोर्ट दे देते हैं रिटन फॉर्म में, एप्रोप्रिएट फॉर्म में। अब रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है सर? ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ये मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसमें हम इलाबोरेटिव बहुत बड़े बड़े और बहुत घुस के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। इसमें हम फ्यूअर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ये रीजनेबल कंक्लूजन देता है, ये लिमिटेड कंक्लूजन देता है। इसका एग्जाम्पल में ऑडिट है और इसके एग्जाम्पल में रिव्यू। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की। 5 टाइप ऑफ आपके स्टैंडर्ड्स है। सबसे पहला हम एससीएस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें हम ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट में हम रिव्यू करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम अश्योरेंस एंगेजमेंट देते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हैं अजम्पशंस पे, जो इवेंट्स हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं उस पे एंटिटी क्या पॉसिबल एक्शंस लेगी, और ये हमारे फोरकास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है, दोनों के बेसिस पे हो सकता है। हमारा प्रैक्टिशनर क्या लेता है सर? हमारा प्रैक्टिशनर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस बनाए हैं वो अनरीजनेबल नहीं है और सारे मटेरियल अजम्पशंस उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं। हम जो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि हमारे अटेंशन में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे हमें पता चले कि अजम्पशंस जो है वो अनरीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते हैं। रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पे अन नहीं आएगा, मैंने गलती से लगवा दिया था आपको, तो रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए ये जो टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट है। एसआरएस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में 2 चीजें आती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जिसमें हमने प्रोसीजर्स एग्री किए हैं, एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर रहे हैं। 4 स्टैंडर्ड्स, ये चारों स्टैंडर्ड्स को मिला के हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्या बोलते हैं सर? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और इन सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में लगता है आपका स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लिए, जो आपके चारों के चारों सर्विसेज पे लगता है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे लगता है। क्यों स्टैंडर्ड्स की क्यों जरूरत है? ताकि एक ग्लोबल बेंचमार्क एस्टैब्लिश हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आए हमारे ऑडिट में, हम ऑडिट क्वालिटी और एफआर क्वालिटी को बढ़ा सके और हम प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल ले सके। हमको फॉलो तो करना ही है स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रोसीजर इनइफेक्टिव होगा तो फिर हमें रीजन बताना है कि हम क्यों डिपार्चर कर रहे हैं एंड कैसे कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर हमारे पर्पस को अचीव कर रहा है, और उस पर्टिकुलर चीज को, उस डिपार्चर को हमें ड्रॉ अटेंशन करना पड़ेगा यूजर्स का। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, सिर्फ आपने डिस्क्लोजर दे दिया, डिपार्चर को अटेंशन से ड्रॉ कर लिया, फिर भी आपको अपने ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड्स, उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, आपको कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ ऑडिटर की बात करो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी बीसी में भी इसका ओरिजिन मिलता है। ऑडिट आपका लैटिन वर्ड से आया ऑडिटरी, जिसका मतलब है सुनना, टू हियर। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट किया गया था 1860 में, जिसके पास बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन थे। अब मैं बात करते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ऑडिट से। इसमें एग्जांपल की बात कर लेंगे, 4 एग्जांपल है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, एंड तीसरा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अजम्पशंस की रीजनेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो अजम्पशंस रीजनेबल है या फिर नहीं है। एंड चौथा रिपोर्ट ऑन कंट्रोल सेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बताते हैं कि जो डिजाइन एंड ऑपरेशन है उसके बेसिस पे हम अश्योरेंस देते हैं। ठीक है, यस सर। हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, ये ओनली रीडिंग आप 2-3 बार पढ़ लेना, बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आता है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसमें हम 3 बातें करते हैं कि हमें एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना है जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड हो, जिसमें हम कंडीशंस के लिए अलर्ट रहें जहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एंड हमारे ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली एसेस करें। अब किन किन कंडीशंस के लिए हमारे अलर्ट रहना है? सबसे पहली, वो ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस को, वो इंफॉर्मेशन जो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की क्वेश्चन कर रही है, मतलब क्वेश्चन की डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन करवा रही है। तीसरी कंडीशन जहां पे पॉसिबल मिस फ्रॉड भी हो सकता है, एंड चौथी सर्कमस्टेंसेस जहां पे हमें ज्यादा प्रोसीजर्स करने की जरूरत है अदर देन दोस रिक्वायर्ड बाय एसएस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको रिड्यूस करना है अपने रिस्क को। कौन से रिस्क को? 3 रिस्क है आपके, ओवर इन। ओवरलुकिंग जब आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस बना रहे हैं, ओवर जनरलाइजिंग जब आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, एंड इनएप्रोप्रिएट असम्पशन जब आप अपना एंटी डिसाइड कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको डिसरिगार्ड नहीं करना है कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस आपका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी वाला, जो भी मैनेजमेंट की ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है, टीसीडब्ल्यूजी की जो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, यस सर। ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1, ऐसे जो हमारा पहला ऐसे, दैट इज योर ऐसे 200 बेसिस ऑफ ऑडिट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना, हम सीए बनेंगे। बाय बाय, थैंक यू।